हेलो फ्रेंड्स, कुलदीप सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। वीडियो की अगली कड़ी में हम एक नया वीडियो एमसीक्यू का लेके आए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। देखते हैं हम एमसीक्यू वन बाय वन। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ लाइम डिजीज़। लाइम डिजीज़ जो होती है, लाइम डिजीज़ एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिटी के अंदर जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है उनके अंदर आप पढ़ते हो, उसके लिए उसका अर्ली ट्रीटमेंट और उसका प्रिवेंशन जो है वो क्या है, क्रूशियल है। क्यों? बिकॉज लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस डिजीज़ इंक्लूड, यानी कि इस डिजीज़ की लेट कॉम्प्लिकेशन भी क्या होते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं। तो क्या क्या होंगे बताना आपने। ए स्टेरिलिटी, बी रीनल फेलियर, सी लंग्स एब्सेस एंड डी आर्थराइटिस। प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ लाइम डिजीज़। लाइम डिजीज़ का प्रिवेंशन और अर्ली ट्रीटमेंट क्रूशियल है, बट बिकॉज लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज़ इंक्लूड, इस डिजीज़ की लेट कॉम्प्लिकेशन को इंक्लूड किया गया है। और वो क्या होगा, स्टेरिलिटी होगा, रीनल फेलियर होगा, लंग एब्सेस, आर्थराइटिस। तो क्या होगा, तो आर्थराइटिस। आर्थराइटिस इज ए कॉम्प्लिकेशन, है ना, दैट कॉज बाई लाइम डिजीज़। लाइम डिजीज़ का आर्थराइटिस है। तो इफ़ लाइम डिजीज़ गोज अनट्रीटेड, अगर आपने आर्थराइटिस जो डिजीज लाइम डिजीज़ जो है उसको अगर ट्रीट नहीं किया गया तो क्या करेगी, ये आर्थराइटिस करेगी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम करेगी, कार्डियक अबनॉर्मलिटी कॉज करेगी एंड मे अराइज एज लेट कॉम्प्लिकेशन। और ये सारे के सारे क्या होंगे, हाँ, लेट कॉम्प्लिकेशन की तरह डेवलप होंगे। आर्थराइटिस, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, कार्डियक अबनॉर्मलिटीज़। इसके अलावा जो लाइम डिजीज़ है, लाइम डिजीज़ का फर्स्ट साइन क्या रहता है, आपको पूछा जा सकता है फर्स्ट साइन ऑफ लाइम डिजीज़। तो ये क्या रहता है, टिपिकली ए स्किन लीजन दैट एनलार्ज एंड हैज ए कैरेक्टर। यानी कि क्या होगा, हाँ, जो फर्स्ट साइन क्या होगा लाइम डिजीज़ का, क्या बनेगा, एक स्किन लीजन बनेगा। और स्किन लीजन जो है ये क्या होगा, एनलार्ज साइज़ को क्या करता है, ये बड़ा करता रहता है ना। और क्या होगा, इसका जो बॉर्डर जो होगा वो कैसा होगा, रेड बॉर्डर का होगा। तो यानी कि चारों तरफ का एरिया जो है ना, चारों तरफ का एरिया, जैसे बात करें तो जैसे ये हाथ है किसी पर्सन का, है ना, इस हाथ के ऊपर जैसे लीजन बना तो लीजन का बेस जो है वो कैसा होगा, रेड सराउंडिंग एरिया के साथ में क्या होगा, स्किन लीजन होगा, है ना, रेड बॉर्डर के साथ में होगा, रेड बॉर्डर। हाँ, तो ये सारी की सारी बातें रहती है लाइम डिजीज से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A patient aged 28 years is admitted with a suspected malignant melanoma on his left shoulder। यानी कि एक पेशेंट है 28 साल की उम्र वाला, एडमिट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, सस्पेक्ट कर रहा है उसको मैलिग्नेंट मेलेनोमा। मेलेनोमा जो है वो स्किन का एक कैंसर है, मैलिग्नेंट टाइप का, है ना, मैलिग्नेंट स्किन कैंसर और का उसको लेफ्ट शोल्डर की स्किन के ऊपर। व्हेन परफॉर्मिंग द फिजिकल असेसमेंट, जब फिजिकल असेसमेंट परफॉर्म किया गया, द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग। नर्स ने क्या फाइंडिंग जो है वो क्या किएगी, नर्स क्या फाइंडिंग एक्सपेक्ट करेगी जो नीचे दी गई है उनमें से। ए ब्राउन बर्थ मार्क दैट हैज़ लाइटनड इन कलर, यानी कि जो है ब्राउन बर्थ मार्क जो है वो क्या हो जाएगा, जो जन्म के समय एक ब्राउन कलर का निशान था वो अब क्या हो जाएगा, लाइट कलर का हो जाएगा। एन एरिया ऑफ पैटाची, कुछ एरियाज़ के ऊपर पैटाची बनेंगे। ए ब्राउन और ब्लैक मॉल विद रेड, वाइट और ब्लू एरियाज, यानी कि जो ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का मॉल जो है वो क्या हो जाएगा, रेड कलर, वाइट कलर या ब्लू कलर्स के अंदर चेंज हो जाएगा। यानी कोई जो ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का, जो हमारी बॉडी पे तिल जो बन जाते हैं ना, जिनको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं तिल, है ना, वो वाले जो, तो वो मॉल जो होता है उसका कलर चेंज हो गया ब्राउन से और कैसा हो गया, रेड, वाइट और ब्लू हो गया। इसके अलावा डी, जो रेड बर्थ मार्क दैट हैज़ रिसेंटली बिकम डार्कर, रेड बर्थ मार्क जो था वो क्या हो गया, रिसेंटली डार्क हो गया। तो क्या आंसर होना चाहिए, तो सी, ब्राउन और ब्लैक मॉल जो है वो क्या हो रहा है, रेड कलर का, वाइट कलर का या ब्लू एरियाज़ के अंदर अगर चेंज हो रहा है तो इंडिकेट करता है वो क्या है, मेलेनोमा हो सकता है। तो मेलेनोमा है एन इरेगुलर शेप, मेलेनोमा का शेप क्या होता है, इरेगुलर होता है, रेगुलर शेप नहीं होगा, कैंसरस ग्रोथ है। एंड लैक यूनिफॉर्मिटी इन कलर, और कलर्स के अंदर क्या आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। और ये कलर जो है ये कैसे देखने को मिलेंगे आपको, ब्राउन और ब्लैक
विद रेड वाइट और ब्लू एरियाज, है ना। ये सारे जो है आपको क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, A patient age 32 is admitted with a tentative diagnosis of acquired immunodeficiency syndrome। एक पेशेंट जिसका उम्र जो है वो 32 साल है, एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में टेंटेटिव डायग्नोसिस के साथ में, और डायग्नोसिस किसका, एड्स का डायग्नोस हुआ है। द प्रैक्टिशनर ऑर्डर ए बायोप्सी फॉर हिज फेशियल लीजन। उसके फेस के ऊपर एक लीजन बना हुआ था, उस लीजन के लिए बायोप्सी लिखा है ना। प्रैक्टिशनर ने ऑर्डर किया है कि तुम इसकी इस लीजन की, यानी कि ये जो घाव बना हुआ है इसकी क्या करा के लाओ, बायोप्सी करवा के लाओ। द प्रीलिमिनरी बायोप्सी रिपोर्ट इंडिकेट कापोसी सार्कोमा, यानी कि जो है जो रिपोर्ट जो है वो क्या, जो पहले वाली रिपोर्ट जो थी जो करवाई गई थी वो क्या इंडिकेट कर रही थी, कापोसी सार्कोमा को इंडिकेट कर रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स बेस्ट अप्रोच, नर्स का बेस्ट अप्रोच क्या होगा। टेल द पेशेंट दैट कैपासी सार्कोमा इज़ कॉमन इन पेशेंट विद एड्स, यानी कि जो जिन पेशेंट के अंदर एड्स होता है उन पेशेंट के अंदर कॉमन है कैपासी सार्कोमा होना। दूसरा, प्रीटेंड नॉट टू नोटिस द लीजन ऑन द पेशेंट फेस, यानी कि पहले की तरह जो उसके फेस पे लीजन बना हुआ है पेशेंट के फेस पे, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा कहता है इन्फॉर्म द पेशेंट फॉर द बायोप्सी रिजल्ट एंड सपोर्ट हिम इमोशनली, यानी कि क्या करो, पेशेंट जो है उसको क्या कर दो, जो बायोप्सी रिजल्ट है उसके बारे में इन्फॉर्म कर दो, जानकारी दे दो और सूचना दे दो, और उसके बाद जो है उसको क्या करो, इमोशनली सपोर्ट किया जाए, इमोशनली सपोर्ट करो। एंड एक्सप्लोर द पेशेंट फीलिंग अबाउट हिज फेशियल डिसफिगरमेंट, जो है उस क्या करना है, जो उसका फेशियल चेंजेस जो रखे हैं, उसका फेस जो है वो एसिमेट्रिसिटी आ गई, फेस जो है वो बदसूरत टाइप का हो गया थोड़ा, उसके बारे में उस पेशेंट की फीलिंग को क्या करवाया जाए, एक्सप्लोर कराया जाए। उससे पूछें कि तुम्हारे फेस पे एक घाव बन गया है तो तुम थोड़े गंदे लग सकते हो, इसलिए तुम्हें क्या लग रहा है ना, ऐसा उसको पूछा जाए। तो क्या आंसर होगा, तो डी, क्या करना आपने, उस पेशेंट की फीलिंग को जानना, उसको बताना है कि तुम क्या फील कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, है ना, ताकि वो क्या कर सके, अपनी साइकोलॉजिकल बातें आपको बता सके, साइकोलॉजिकल। तो फेशियल लीजन कैन कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज सेल्फ एस्टीम एंड अल्टर्ड बॉडी इमेज, पेशेंट की बॉडी इमेज को अल्टर करेगा, पेशेंट का सेल्फ एस्टीम जो क्या करता है, डिक्रीज करेगा फेशियल लीजन। कपासी sarcoma is among and may psychosocial and physical trauma that may confront द पेशेंट विद एड्स, यानी कि कपासी सार्कोमा जो है ये किसके बीच में देखने को मिल सकता है, आपको बहुत सारे साइकोसोशियल या फिजिकल ट्रॉमाज होते हैं उनके अंदर भी आपको सामने की तरफ परसिस्ट करने का देख सकते हैं जो पेशेंट एड्स के साथ में होते हैं। इसके अलावा एंजाइटी, एंगर, ग्रीफ एंड डिप्रेशन, ये सारे के सारे कॉमन इमोशनल रिस्पॉन्स रहते हैं। तो यहाँ आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पेशेंट को जो है उसका लीजन जो बना हुआ है उससे उसका सेल्फ इस्टीम डिक्रीज होगा, आत्मविश्वास डिक्रीज होगा, उसका बॉडी इमेज जो है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, ये आपने पूछना होता है ना। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन रहता है, ए पेशेंट हु इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसको HIV पॉजिटिव है, बिगिन जीडोवुदीन थेरेपी, जिसने जीडोवुदीन थेरेपी शुरू कर दी है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब बाई द नर्स, विच डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ दिस ड्रग, कौन सी स्टेटमेंट जो नीचे दी गई है वो क्या कर रही है, इस ड्रग का एक्शन जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है। सबसे पहला ऑप्शन है एलिमिनेट द वायरस दैट कॉजेज एड्स, एड्स कोज करने वाले वायरस को एलिमिनेट करती है ये ड्रग। दूसरा है इंटरफेयर विद वायरल रेप्लिकेशन, वायरल रेप्लिकेशन के साथ इंटरफेयर करने का काम करती है। तीसरा स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। और चौथा इट क्लियर अप स्किन लीजन, ये स्किन लीजन को क्लियर करने का काम करती है। तो ये क्या करती है ड्रग, तो ये जो ड्रग रहती है ये वायरल रेप्लिकेशन के साथ में इंटरफेयर करती है। ये ना ही तो क्या है आपका वायरस को एलिमिनेट नहीं करती है, एड्स कभी भी क्योर होने वाली डिजीज़ नहीं होती है, साइन सिम्टम मिनिमाइज़ किए जा सकते हैं, इसलिए वायरस को एलिमिनेट नहीं करती है। इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं करती है, सिर्फ वायरस को दबाने का काम करती है, उसकी रेप्लिकेशन के साथ इंटरफेयर करती है और क्लियर करती है किसको, स्किन लीजन को। जीरोवुदीन थेरेपी जो है वो क्या करती है, इनिबिट करती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को। जीरोवुदीन थेरेपी इनिबिट करती है किसको, DNA जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसके सिंथेसिस को इनिबिट कराती है विद इन द वायरस।
और जो है ये जो क्या कर रहा है, एड्स कोज कर रहा है, उस वायरस के अंदर क्या करा रही है, ये इंटरफेयर करवाती है वायरल रेप्लिकेशन के साथ में। जो वायरस है वो क्या करता है, रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट होकर आगे से आगे नए वायरस बना रहा है। वो वायरस बनाने के अंदर ये क्या करती है, इंटरफेयर करती है, ताकि वो आगे नए वायरस नहीं बना पाएगा, है ना। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन रहता है, ड्यूरिंग रूटीन हाइजीन केयर फॉर ए पेशेंट विद एड्स। एड्स के साथ पेशेंट है, उस पेशेंट का आपने क्या करना है, रूटीन हाइजीन केयर करना है। ए नर्स फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रिकॉशन वो टेक विच एक्शन। नर्स क्या कर रही है, नर्स जो है वो नीचे दिए गए कौन से स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को काम में, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के बाद कौन सा जो है एक्शन लिया जाएगा, ये आपने बताना है। HIV जो है HIV वाले पेशेंट को क्या करनी है, रूटीन हाइजीन केयर देनी है। तो यूज़ रिवर्स आइसोलेशन ही को यूज़ किया जाए। प्लेस द पेशेंट इन ए प्राइवेट रूम, मरीज़ को एक प्राइवेट रूम में रखें। पुट ऑन ए मास्क ग्लव्स एंड गाउन, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, गाउन पहने। एंड वियर ग्लव्स देन गिविंग माउथ केयर। जब आप क्या कर रहे हो, माउथ केयर देने जा रहे हो, तो उससे पहले आप क्या करें, ग्लव्स पहलें। तो आपने बताना है कि HIV वाले पेशेंट को, एड्स वाले पेशेंट को क्या कर रहे हो आप, डेली रूटीन केयर या रूटीन हाइजीन केयर दे रहे हो। नीचे दिए गए में से कौन से फॉलोइंग जो है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो है वो क्या करनी है, नर्स ने एक्शन के अंदर लाने हैं। टेक इन विच एक्शन, तो क्या बताओगे आप, तो क्या करना है, वियर ग्लव्स। जब वो क्या कर रही है, माउथ केयर दे रही है, तब उसने क्या करना है, ग्लव्स पहनना है। जब वो माउथ केयर दे रही है तब क्या करना है, उसने ग्लव्स पहनना है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट दैट्स हेल्थ केयर वर्कर हु एंटिसिपेट कमिंग इनटू कांटेक्ट विद ए पेशेंट्स ब्लड और बॉडी फ्लूइड। जब पेशेंट के ब्लड और बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में अगर आना होता है आपने, है ना, ब्लड और बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने के चांस होते हैं, उस समय आप क्या करते हो, जो है उस समय आप क्या करते हो, जो है जो ग्लव्स, गाउन और जो मास्क, है ना, जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है वो सारा का सारा तब आपने क्या करना होता है, यूज़ करना होता है, जो क्या करता है, हेल्थ केयर वर्कर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये ऑप्शन जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि रिवर्स आइसोलेशन इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द हेल्थ केयर वर्कर। यानी कि क्या करना आपने यहाँ पे, जो रिवर्स आइसोलेशन है ये किसके लिए काम में लिया जाएगा, प्रोटेक्ट करने के लिए पेशेंट को किसी हेल्थ केयर वर्कर से। बी ऑप्शन इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि प्राइवेट रूम जो है वो डजंट प्राइवेट मेथड ऑफ बैरियर प्रोटेक्शन। प्राइवेट रूम देना कोई बैरियर प्रोटेक्शन मेथड का एग्जांपल थोड़ी ना है ना। इसको तो किसकी ज़रूरत है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की ज़रूरत है। और ऑप्शन सी, है ना, सी इज इनकरेक्ट बिकॉज ए मास्क एंड ग्लव्स आर नीडेड ओनली फॉर एंटिसिपेटेड कॉन्टैक्ट विद एयरबोर्न ड्रॉपलेट। यानी कि मास्क और मास्क जो है वो कब पहनोगे आप, मास्क है, ग्लव्स है, तो आपको जैसे लग रहा है कि आप एयरबोर्न ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में आओगे या ब्लड और बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आओगे, उसी समय आपने ये पहनना है। और गाउन जो है ओनली ऑन कब नीडेड होता है, जब कोई स्प्लैश होने के चांस होते हैं, क्या, ब्लड और बॉडी फ्लूइड स्प्लैश होने के चांस होते हैं, उस समय आप क्या करते हो, ओनली ऑन गाउन पहनते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हेन असेसिंग द स्किन ऑफ ए पेशेंट विद डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, what would the nurse expect to find? व्हेन असेसिंग द स्किन ऑफ ए पेशेंट, आपने क्या किया, जब एक पेशेंट का स्किन एसेस किया और स्किन पे क्या हो रखा है, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न हो रखा है, स्किन पे क्या है, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न है। व्हाट वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड, क्या जो है वो नर्स एक्सपेक्ट करेगी पता लगाने के लिए, फाइंड करने के लिए। ड्राई पेल एरिया ड्राई पेल एरिया विद नो ब्लिस्टर फॉर्मेशन। ब्लिस्टर तो यहाँ होंगे, सेकंड स्टेज के अंदर ही ब्लिस्टर बन जो है, ये क्या है, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न है ना। बर्न की जो बर्न जो होता है, बर्न जो होता है, बर्न की चार कैटेगरी होती है। बर्न की चार कैटेगरी होती है, वो एक होता है सुपरफिशियल बर्न। चार कैटेगरी होती है बर्न की। एक होता है सुपरफिशियल बर्न, इसको 1 डिग्री बर्न भी बोला जाता है, 1 डिग्री बर्न। इसमें क्या होता है, ओनली ऑन जो ऊपर ऊपर का स्किन है, एपिडर्मिस जो है ये इन्वॉल्व होता है। दूसरा होता है पार्शियल थिकनेस, जिसको 2 डिग्री का बोलते हैं। इसमें एपिडर्मिस एंड और डर्मिस दोनों इन्वॉल्व होती है। तीसरा होता है 3rd डिग्री बर्न। और 3rd डिग्री बर्न में क्या होता है,
थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री में क्या होता है, इनकम्प्लीट थिकनेस, थर्ड डिग्रीज होती है। थर्ड डिग्री में क्या होगा, देखिएगा, एक मिनट, हाँ इनको मैं दोबारा से लिखता हूँ रफ करके, जगह कम पड़ रही है, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट, हाँ तो एक जो टाइप होता है वो कौन सा होता है आपका, एक टाइप जो होता है वो होता है सुपरफिशियल बर्न। सबसे पहला जो टाइप होता है वो आपका होता है सुपरफिशियल बर्न, जिसको आप बोलते हो 1 डिग्री बर्न, जिसको आप क्या बोलते हो 1 डिग्री बर्न। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आपकी ओनली ऑन एपिडर्मिस जो है, इसमें क्या होता है, आपकी ओनली ऑन एपिडर्मिस होती है वो इन्वॉल्व होती है। दूसरा आपका जो पार्ट होता है बर्न का वो कौन सा होता है, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस या डीप पार्शियल थिकनेस। दूसरा कौन सा होता है, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस या डीप पार्शियल थिकनेस, या डीप पार्शियल थिकनेस, और इसको आप बोलते हो 2 डिग्री बर्न। इसको आप क्या बोलते हो, 2 डिग्री बर्न, है ना। तो सबसे पहले सुपरफिशियल थिकनेस, दूसरा है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस या डीप पार्शियल थिकनेस, और यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न की बात की जा रही है, यानी कि 2 डिग्री बर्न के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और 2 डिग्री बर्न जो होता है, 2 डिग्री बर्न के अंदर ब्लिस्टर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ना। यहाँ पे क्या किसकी बात की जा रही है, 2 डिग्री बर्न के बारे में बातें की जा रही है। तो देखिएगा, यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, 2 डिग्री बर्न के बारे में हो रही है। तो हम देखते हैं 2 डिग्री बर्न में क्या क्या बातें होंगी। तो सबसे पहले ड्राई पेल एरिया विद नो ब्लिस्टर फॉर्मेशन, बिना ब्लिस्टर फॉर्मेशन के ड्राई पेल एरिया होगा। दूसरा ब्लिस्टर ऑफ वेरिंग साइज विद एरिया ऑफ चैड टिश्यू, चैड टिश्यू, चैड का मतलब होता है रेड कलर के, है ना, चेरी कलर जो होता है वैसे रेड टिश्यू होंगे, और बड़े जो है किसी भी साइज़ का क्या हो सकता है वहाँ पे ब्लिस्टर आ सकता है। तीसरा है चेरिंग रेड एरियाज विद वीपिंग ब्लिस्टर, वीपिंग मतलब वाइप आउट हो चुका है वहाँ पे और चेरी रेड एरिया बन चुका है। और चौथा कहता है परली वाइट एरिया विद चैर्ड टिश्यू, परली वाइट एरिया विद वाइट चैर्ड टिश्यू। तो क्या होना चाहिए इसका, तो सी चेरी रेड एरिया विद वीपिंग ब्लिस्टर, यानी कि ब्लिस्टर के साथ में जो है क्या होगा, चेरी रेड एरिया होगा, ब्लिस्टर के साथ चेरी रेड एरिया देखने को मिलेगा। कैसे, तो पार्शियल थिकनेस बर्न के अंदर कलर वेरी करता है, कैसे, कहाँ से, पिंक टू चेरी रेड कलर, पिंक से चेरी रेड कलर की तरफ। और डीप 2 डिग्री बर्न के अंदर क्या होता है ना, जो 2 डिग्री बर्न जो होता है वहाँ पे क्या होता है, चेरी रेड और क्या होता है, ब्लिस्टर होता है। और ब्लिस्टर के अंदर जो है वहाँ से क्या होता है, फ्लूइड जो क्या होता रहता है, ऊज होता रहता है, फ्लूइड क्या होता रहता है, ऊज होता रहता है, यानी बाहर निकलता रहता है। ऊजिंग का मतलब बाहर निकलना, लीकेज होते रहना, है ना। हाँ, ऑप्शन ए और डी जो है वो इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, फुल थिकनेस ऑफ बर्न को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ए और सी में हमने क्या पढ़ा है, देखिएगा क्वेश्चन को क्लियर करते चलिएगा एक एक 1 बाय 1। देखिएगा, ये जो आपका
एक ऑप्शन तो हमने कहा कि ट्राई पेल एरिया विद नो ब्लिस्टर फॉर्मेशन, ये आपका। दूसरा परली वाइट एरिया विद चैर टिश्यू, ये दोनों आपके किसके सिम्टम रहते हैं, 4th डिग्री बर्न के सिम्टम रहते हैं, 4th डिग्री, है ना। और बी जो है ये क्या करता है, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न को शो करता है। और बी के अंदर हमने कहा कि ब्लिस्टर फॉर्मेशन विद पिंक कलर स्किन, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है पेशेंट जिसका एज कितना है, 23 साल का है, राइनोप्लास्टी हुआ है 6 घंटे पहले। ए पेशेंट 23 ईयर अंडरवेंट ए राइनोप्लास्टी 6 आवर एगो, 6 घंटे पहले जो है वो क्या गया है, राइनोप्लास्टी का मतलब होता है सर्जरी ऑफ सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ नोज को सर्जिकली रिकन्स्ट्रक्ट करना। 6 घंटे पहले राइनोप्लास्टी हुआ है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग हिज पेन मेडिकेशन, उसको क्या करने के बाद, पेन मेडिकेशन देने के बाद, नर्स नोट दैट ही इज़ स्वेलोइंग फ्रीक्वेंटली, वो बार बार क्या कर रहा है, स्वेलो कर रहा है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस स्वेलोइंग, नीचे दिए गए में से कौन जो है वो मोस्ट लाइकली कॉज है स्वेलोइंग का। सबसे पहले ओरल ड्राइनेस कॉज बाय नेजल पैकिंग की वजह से ओरल ड्राइनेस हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है ब्लीडिंग पोस्टीरियर टू द नेजल पैकिंग, ब्लीडिंग पोस्टीरियर टू द नेजल पैकिंग, यानी कि जो नेजल पैकिंग के पीछे की तरफ क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। एडवर्स रिएक्शन ऑफ द एनाल्जेसिक का एडवर्स रिएक्शन है। एंड नॉर्मल रिस्पॉन्स टू द एनाल्जेसिक, तो ये ना ही तो नॉर्मल रिस्पॉन्स एनाल्जेसिक का, ना ही एनाल्जेसिक का एडवर्स रिस्पॉन्स है, ये दोनों बात गलत है। और ड्राइनेस की वजह से वो बार बार स्वेलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या हो रही है, पोस्टीरियर साइड पे ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रही है, पोस्टीरियर साइड पे क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। और वो ब्लड जो है वो क्या हो रहा है, उसके ओरोफेरिंक्स में जा रहा है, तो वो बार बार क्या कर रहा है, स्वेलो कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, स्वेलो कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। तो पेशेंट नेजल पैकिंग प्लेस किया गया, फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग इंडिकेट करता है कि पोस्टीरियर फेरिंक्स के अंदर उसको क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। ड्राइनेस जो है वो क्या जो है, माउथ ड्राइनेस को जो थ्रस्ट, माउथ ड्राइनेस जो है वो किसकी वजह से होता है, थ्रस्ट के होने की वजह से। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग नहीं होगी, और जो है ये एनाल्जेसिक का ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, इसलिए ये बात गलत है, सी और डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट जिसका एज है 72 ईयर, ओटोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है जो ईयर की जो बोन है वो क्या हो गई है, स्पंजी टाइप की हो गई है ना। जो स्टेपिस बोन्स होती है, स्टेपिस बोन, इनकस बोन और मैलियलस बोन, 3 बोन होती है, तो उनमें क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया है ना। तो उस पेशेंट को क्या करना है, स्टेपिडेक्टमी के लिए शेड्यूल किया गया है। ड्यूरिंग प्री ऑपरेटिव टीचिंग, ऑपरेशन करने से पहले कौन सी टीचिंग जो है आप क्या करोगे, यानी कि नर्स जो है वो क्या करेगी, उसको पेशेंट को देगी। कफ एंड स्नीज विद योर माउथ क्लोज, तुम अपने माउथ को क्लोज करके क्या कर सकते हो, कफ कर सकते हो, स्नीज कर सकते हो। ट्राई टू गेट अप एंड वॉक अराउंड एज सुन एज यू रिटर्न फ्रॉम द ऑपरेशन रूम, तुम्हें क्या करना है, ट्राई टू गेट अप, तुम्हें कोशिश करना है, एंड वॉक अराउंड एज सुन एज, तुम्हें जो है उसके चारों तरफ घूमना है, जितना जल्दी हो सकता है तुम्हें क्या हो जाना है, ऑपरेटिंग रूम से वापस लौट जाना है, लाई ऑन द बेड विद योर ऑपरेटिव ईयर फेसिंग अप, तुम्हें क्या करना है, एक साइड के अंदर पोजीशन लेके लेट जाना है, और जिस साइड का तुम्हारा ऑपरेशन होना है वो साइड तुम्हें ऊपर कर लेनी है। और चौथा कहता है टर्न योर हेड रैपिडली टू प्रिवेंट डिजीनेस, क्या करना है, तुम्हें अपने हेड को टर्न करना है रैपिडली डिजीनेस को प्रिवेंट करने के लिए। तो क्या ऑप्शन होगा, तो उस पेशेंट को बोलना है कि तुम्हें क्या करना है, जिस साइड का तुम्हारा ऑपरेशन होना है उस साइड के हेड को, उस साइड को क्या कर लेना है, ऊपर करके तुम्हें क्या कर लेना है, बेड के ऊपर लेट जाना है। ये बात आपने पता नहीं है, कफिंग स्नीजिंग नहीं करवानी होती है, इससे क्या होता है जो है एंडोलिफ के पड़ेंगे, है ना। तो टू प्रिवेंट प्रेशर ऑन द ग्राफ्ट साइड पे प्रेशर को प्रिवेंट करने के लिए, ग्राफ्ट डिस्प्लेसमेंट से प्रिवेंट करने के लिए नर्स इंस्ट्रक्ट करेगी पेशेंट को कि तुम नॉन ऑपरेटिव साइड लेटो। हाँ, ए ऑप्शन जो है वो क्या कर रहा है, यानी कि मुंह बंद करके कफ और स्नीज करना, ये माउथ ओपन करने के लिए, यानी कि क्लोज नहीं, क्लोज जो है ओके ना ही तो इफेक्टिवली कर पाएगा। और दूसरा क्या होगा, अगर वो करेगा तो माउथ के अंदर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, और माउथ में प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी कि इस्चियन ट्यूब के अंदर, मिडल ईयर के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और जिससे ग्राफ्ट का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको क्या करना है, आपने 24 घंटे तक, कम से कम 24 घंटे तक क्या रखना है, बेड के ऊपर रेस्ट करवाना है ना, ताकि क्या किया जा सके, ग्राफ्ट डिस्प्लेसमेंट से प्रिवेंट किया जा सके सर्जरी के बाद में रैपिड हेड मूवमेंट को अवॉइड करने होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन आई असेसमेंट के दौरान पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, ए कर्टन सीम्स टू बी कमिंग डाउन इन फ्रंट ऑफ आई, मेरी आंखों के आगे मुझे ऐसे लगता है कि कोई पर्दा गिर रहा है,
है ना, ऐसे लगता रहता है मुझे। कर्टन सीम्स, कर्टन का मतलब पर्दा, सीम्स मतलब पट्टी, तो ऐसा ऐसा बी कमिंग डाउन, नीचे की तरफ आ रहा है, फ्रंट ऑफ माई आइज, मेरी आंखों के आगे। दिस कंप्लेन सजेस्ट विच कंडीशन, ये कंप्लेन कौन सी कंडीशन को बताने का काम कर रही है? ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा का मतलब होता है एंट्री इंक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इनटू द आई, आई के अंदर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर का बढ़ जाना ग्लाउकोमा कहलाता है। दो दो तरीके का होता है, एक होता है ओपन एंड और एक होता है क्लोज एंड। ओपन एंड इतना खतरनाक नहीं होता है, क्लोज एंड में क्या होता है, अचानक से आईओपी बढ़ता है और अचानक से आईओपी मोर देन 50 mmHg हो जाता है, और जो है अचानक से पेशेंट को सीवियर पेन होने लगता है क्लोज एंड ग्लाउकोमा के अंदर। दूसरा होता है रेटाइनल डिटैचमेंट, इसमें क्या होता है, जो रेटाइना जो होती है, जो मोर सेंसिटिव लेयर ऑफ आई है, इनर मोस्ट लेयर आई है, वो क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है किससे, कोरोइड से। तीसरा होता है कैटरैक्ट, कैटरैक्ट का मतलब होता है ओपेसिटी ऑफ लेंस, लेंस जो होता है लेंस की क्या होती है, ओपेसिटी हो जाती है, वहाँ पे फैटी क्रिस्टल्स जाके जमा हो जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है ब्लीफेराइटिस, ब्लीफेराइटिस का मतलब होता है एडिमा ऑफ द आई, जो आई जो होती है उसका क्या होना है, एडिमेट, आई लीड जो होती है, आई लीड क्या हो जाती है, एडिमेटस हो जाती है। तो ये कौन सी कंडीशन के अंदर देखने मिलेगा आपको? कर्टन सीम्स बी कमिंग डाउन इन फ्रंट ऑफ माई आई, तो आपने बता देना है रेटाइनल डिटैचमेंट के अंदर क्या होता है। आपको ऐसे लगता है कि जैसे मेरी आंखों के आगे किसी ने क्या कर दिया हो, पर्दा गिरा रहा हो, है ना। तो एक्सटेंसिव रैपिडली डेवलपिंग रेटाइनल डिटैचमेंट, पेशेंट रिपोर्ट करेगा सेंसेशन की किसको, क्या, कर्टन ड्रॉपिंग डाउन इन फ्रंट ऑफ हिज आई, उसकी आईज के सामने क्या हो रहा है, कर्टन गिर रहा है। और ACD जो है ये इनकरेक्ट है, ग्लूकोमा कैटरैक्ट ब्लीफराइटिस में ऐसा सेंसेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, और एक पेशेंट का एज जो है वो क्या है, 64 ईयर है, रिसीव कर रहा है ट्रीटमेंट फॉर हार्ट फेलियर। ए पेशेंट एज 64 रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर हार्ट फेलियर के लिए ट्रीटमेंट को रिसीव कर रहा है। नर्स शुड प्लान टू टीच अबाउट विच ड्रग, नर्स क्या ड्रग प्लान करेगी उस पेशेंट को देने के लिए, क्या टीच करेगी देने के लिए? वैसोडाइलेटिंग एजेंट डिजोक्सिन एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, वैसोडाइलेटर दोगे, डिजोक्सिन दोगे, और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट दोगे। डिजोक्सिन वैसोडाइलेटिंग एजेंट, डायूरेटिक्स, वैसोकंस्ट्रिक्टिंग बीटा एनर्जी ब्लॉकर, डिजोक्सिन एंटीबायोटिक, वैसोप्रेसर, स्टीरॉयड। एक पेशेंट है, हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट रिसीव कर रहा है। नर्स को जो है क्या प्लान करना चाहिए, जो है इस पेशेंट को हार्ट फेलियर के प्रति जो दी जाएगी उनके बारे में टीच करेगी। तो क्या करना है उसको, क्या करना है, डिजोक्सिन वैसोडाइलेटिंग एजेंट और डायूरेटिक्स के बारे में बताना है उसने, है ना। वैसोडाइलेटिंग एजेंट, डिजोक्सिन और डायूरेटिक्स के बारे में उसने क्या करना है, बताना है। क्या, तो प्रैक्टिशनर जो है वो क्या करेगी, प्रिस्क्राइब करेगी कि डिजोक्सिन जो है वो पेशेंट जो होता है हार्ट फेलियर के साथ में, उसके अंदर क्या करती है, डिजोक्सिन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बताती है, हार्ट रेट को स्लो करवाती है, कार्डियक फंक्शन को इम्प्रूव करवाती है ना। और वैसोडाइलेटिंग एजेंट जो है वो क्या करेंगे, आफ्टर लोड को कम करेंगे, काम बताने इनको कि क्या क्या काम होंगे इनके, है ना। तो क्या आपने कहना है कि ये जो डिजोक्सिन है, ये डिजोक्सिन क्या करती है, पेशेंट का हार्ट फेलियर जो है, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को अच्छे से करवाती है, हार्ट रेट को क्या करवाती है, स्लो करवाती है। और वैसोडाइलेटिंग एजेंट जो है ये क्या करते हैं, आफ्टर लोड डिक्रीज करवाते हैं। डायूरेटिक्स जो होती है वो क्या कराती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करती है। डायूरेटिक क्या करती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करती है, और कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इम्प्रूव होता है। तो ये सारे के सारे क्या रहते हैं, फंक्शन रहते हैं। इसके अलावा जो है ये ऑप्शन जो था, ये ऑप्शन में हमने कहा वैसोडाइलेटर, देन हमने कहा कि डिजोक्सिन, है ना। और ये जो ड्रग्स रहती है ये क्या है, और एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग थी, तो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट जो है ये यूज जो है हार्ट फेलियर को यूज़ करने के लिए इतना ट्रीट नहीं किया जाता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट जो है वो भी यूज़ नहीं किया जाता है हार्ट प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, है ना। तो ये आपका आज का एक वीडियो सेशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, MCQ अगर आपको अच्छे लग पा रहे हैं, तो आप जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की कोशिश करें। इसी तरीके से हम डेली 1 बाय 1 MCQs वीडियो लेके आएंगे, और आपको बहुत सारी ढेरों MCQs यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच।